हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में सीडीएस क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ B.Ed 4th सेमेस्टर का ये पेपर है भारतीय शिक्षा का इतिहास, जिसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में अलग सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाए, तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका पेपर का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए मैंने ऊपर पेपर के नाम और यूनिवर्सिटी और साथ ही सेमेस्टर भी लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न की। तो मध्यकालीन भारत में इस्लाम काल की शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और तरीके से पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग में आपके इसके अलावा शॉर्ट के क्वेश्चन है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है आंसर देखिए और उसी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो अब हम आंसर देखते हैं किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इस्लाम यानी मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे वो हमको पहले बताना है। तो ये हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। अब क्या क्या थे चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा है इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर मुस्लिम शासकों ने भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना सख्ती से आरंभ कर दिया। उन्होंने यहाँ इस्लाम शिक्षा पर बल दिया, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मदरसों का बनवाना अनिवार्य किया, साथ ही उसमें इस्लामी साहित्य, इस्लामी दर्शन और इस्लाम की शिक्षा देने पर जोर दिया। मकतबों और मदरसों में बच्चों को आरंभ से ही कुरान की शिक्षा दी जाती थी। देखिए पहले मैं इसको समझा देती हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि आप उसको समझा दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इस पर भी फोकस रखती हूँ। लेकिन अगर आप समझाने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में तो आपको जाना पड़ेगा और थोड़ी वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की। जो पहला हमारा पॉइंट था इसको देखिए, आप रटिए मत, पहले समझिए। आपको पता है कि इंडिया में हिंदुओं का राज था, यानी राज क्या था, यहाँ पे हिंदू रहते थे। तो जब यहाँ पे मुग़ल शासक आए थे यानी मुस्लिम साम्राज्य ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी संस्कृति को फैलाने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया में हिंदू की मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने अपने इस्लाम धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया। अब प्रचार कैसे करेंगे, वो अपनी जो इस्लामी संस्कृति है उसको प्रचारित करना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने मदरसों, मकतबों का जो निर्माण करवाया और उसमें जो है इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, सबको जो है वहाँ पे अनिवार्य कर दिया। और वहाँ पे जो है शिक्षा जो दी जाती थी, वहाँ पे कुरान की शिक्षा स्टार्टिंग से ही दी जाती थी ताकि बच्चे जो हैं इस्लाम संस्कृति को अच्छे से अपना पाएँ और सीख पाएँ जल्दी ही। तो प्रचार करना तो सिंपल सी बात है कि कोई भी शासक चाहेगा, अगर वो उस धर्म का है, उस मेजॉरिटी का, तो अगर किसी दूसरे जगह पे जाता है तो वो सोचता है कि अपने धर्म का प्रचार करे। तो सेम कंडीशन उस टाइम भी थी मुग़ल शासकों की। दूसरा हमारा है सांसारिक सुख को मुख्य स्थान। तो मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य सांसारिक सुख प्राप्त करना भी था। मुस्लिम समाज पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार इसी जन्म में सभी सुखों की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यानी उनका जो दूसरा उद्देश्य था कि वो चाहते थे कि जितनी भी सुख सुविधाएं हम पृथ्वी पे जिंदा रहते हुए ले सकते हैं वो हमें ले लेनी चाहिए। वो पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते थे और वो इसी दुनिया में रहते हुए सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहते थे। ये उनका सेकेंड उद्देश्य था। तीसरा है कि इस्लाम के बंदों में ज्ञान का प्रचार करना। तो इस्लाम के बंदों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था। हज़रत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे और वह ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानते थे। यानी तीसरा जो उद्देश्य ये था यहाँ पे कि इस्लाम के बंदों में जो भी आपका इस्लामिक चीज़ें हैं, इस्लामिक जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना। और उनके जो हज़रत मोहम्मद साहब थे
वो ये मानते थे कि ज्ञान जो है वो अमृत है और ज्ञान से ही इंसान को मुक्ति मिलती है, इसलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। चौथा है चरित्र निर्माण करना। तो मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना भी था। वे शिक्षा को व्यक्ति की नैतिक और चारित्रिक उन्नति का साधन मानते थे। यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी उसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि वो जो है लोग उनके अंदर चरित्र का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो चरित्र का निर्माण करना उनकी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। वो ये मानते थे कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का जो है नैतिक उन्नति भी होती है और व्यक्ति की चारित्रिक उन्नति भी होती है, यानी उसका नैतिक गुण भी अच्छा होता है और चरित्र भी अच्छा होता है। पांचवा हमारा है शासन के प्रति वफादारी। तो मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था। यही कारण है कि अरबी फारसी भाषा जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिंदुओं को भी शासन में ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। तो शासन के प्रति वफादारी देख के हुआ क्या था कि आपको पता है कि मुसलमान जो भी बादशाह थे वो भारत में विदेश से ही आए थे, क्योंकि वो यहाँ के थे नहीं। तो जब वो यहाँ आए तो उन्हें अपना सब साम्राज्य स्थापित करना था। तो उन्हें ये था कि यहाँ पे क्योंकि सारे तो मुसलमान जो हैं वो उनके शासन में रहेंगे नहीं, कुछ हिंदुओं को भी उन्हें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि शासन अपनी प्रजा को बढ़ाना है, अपना जो साम्राज्य है उसको डेवलप करना है। तो वो क्या करते थे कि जितने भी हिंदू थे वो उनको भी ऊंचे ऊंचे पद दिए, लेकिन उसमें ये था कि जितने भी हिंदू जो कि अरबी फारसी लैंग्वेज जानते हों या फिर थोड़ी बहुत इस्लामी तहजीब को जानते हों या अपना जो इस्लामी तहजीब को अपना लिए हों, उन सारे हिंदुओं को वो ऊंचे ऊंचे अपने ही शासन में पद देते थे, ताकि उनकी शासन के प्रति वफादारी जो है वो बरकरार रहे। छठा है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो मुसलमान भारत में विदेश से आए थे, अतः उनकी भाषा, संस्कृति, प्रथाएं, आचार व्यवहार आदि हिंदुओं की संस्कृति से भिन्न थे। वे शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति का भारत के लोगों में प्रचार करना चाहते थे, जिससे अधिक भारतीय इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम से ग्रहण कर लें। यह उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो यहाँ है क्या कि जो मुस्लिम शासक थे वो विदेश से आए थे, तो उनका जो रहन सहन था, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका जो कल्चर, जो भी चीज़ें थी, उनकी प्रथाएं, संस्कृति, जो भी चीज़ें थी वो हिंदुओं की तुलना में काफ़ी अलग थी। यानी हिंदुओं से उनकी जो संस्कृति थी वो डिफरेंट थी। तो वो चाहते थे कि वो शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति जो है वो भी भारत में जो है वो उसका प्रचार करें, और यहाँ पे रहने वाले जो भी भारतीय लोग हैं वो भी इस्लाम से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए, हिंदू जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए कि वो भी इस्लाम ग्रहण कर लें। ठीक। सातवां हमारा है मुस्लिम शासक का विस्तार करना। तो मुस्लिम शासकों को सदा इस बात का भय लगा रहता था कि कहीं इस देश की विशाल हिंदू जनता उनके विरुद्ध विद्रोह ना कर दे। इसके लिए वे भारत की हिंदू जनता को अपने रंग में रंगकर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, तथा साथ ही मुस्लिम शासन का विस्तार भी करना चाहते थे। यह भी उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न नीतियाँ काम में ली। वही बात है कि जब आप बाहर से आते हो और आपको ऐसी जगह पे अपना सिक्का जमाना है जहाँ पे लोग आपसे बिल्कुल अलग है, जहाँ पे कल्चर जो है वो आपके कल्चर से अलग है, तो वहाँ पे आपको हमेशा भय रहता है कि कहीं वो लोग मुझ पे हावी ना हो जाएं। तो वो लोग क्या चाहते थे कि जो हिंदू यहाँ की जनता है, क्योंकि भारत में हिंदू रहते थे पहले मुस्लिम शासक के आने से पहले, तो ये था कि भारत की जो हिंदू जनता है वो कहीं उनको विरोध ना कर दे, उनका विद्रोह ना कर दे। तो वो चाहते थे कि सभी को अपने ही रंग में रंग लें, ताकि जो मुस्लिम शासन है वो तो विस्तारित हो ही, साथ ही हिंदू भी हमारे साथ जुड़े और हमारा जो शासन है मुस्लिम शासन जो है वो उसका विकास हो पाए। ठीक है। आठवां हमारा है व्यवसायिक की शिक्षा। तो मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। व्यवसायिक से उनका तात्पर्य कला के विकास से था। यही कारण है कि आज भी मुस्लिम कला प्रेमी होते हैं। यानी अगर आप देखें तो जो भी मुस्लिम काल की अगर बात करें तो मुस्लिम काल में जो जितने भी मुस्लिम शासक थे या मुस्लिम जो कल्चर था वो कला प्रेमी होते थे, यानी कला के प्रति उनका जो लगाव था वो ज़्यादा था, और अभी भी है। तो ये था कि वो व्यवसाय को महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए देते थे क्योंकि व्यवसाय में उनका कला का विकास भी शामिल था। ठीक। हमारा ये था उद्देश्य। अब बात करते हैं इस्लाम काल की शिक्षा के पाठ्यक्रम या पाठचर्या की, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये पूछा है। तो इसमें लिखेंगे कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक और उच्च। यानी जो अगर मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की बात करें मध्यकालीन में, तो उस टाइम मध्यकालीन भारत में जो प्रणाली थी मुस्लिम शिक्षा की वो 2 स्तर में थी, प्राथमिक स्तर में और उच्च स्तर में। ठीक। तो प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे, और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से
पढ़ाए जाते थे। यानी वही जब आप लो लेवल पे होते हैं तो आपको सारे विषय जो है वो अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं ताकि उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपके पास हो जाए। जब आप आगे के स्तर पे जाते हैं तो कुछ उसमें जो है कंपलसरी होते हैं, कुछ आपको वैकल्पिक रूप से मिलते हैं। अब बात करते हैं अब दोनों जो भी स्तर थे उनके अलग अलग। तो प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या या पाठ्यक्रम क्या था और उच्च स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिखेंगे, इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां भाग, लिखना पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत, अर्जुनवेशी पढ़ाई जाती थी। तो देखो आपको सारा कुछ रटना नहीं है, ठीक है। बस आप उसको समझ लो कि क्या क्या था। ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन आप लिखोगे एग्जाम में, आपको एक एक लाइन नहीं लिखना है, केवल आप समझ लो कि प्राथमिक स्तर पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी स्टार्टिंग में। इसके अलावा बच्चों को प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थी और इस्लाम के पैगम्बरों एवं मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अरबी फारसी की कवियों की कविताएँ पढ़ाई जाती थी। अगला, बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। इस काल में प्रारंभ से ही बच्चों के उच्चारण एवं लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण एवं सुलेख का अभ्यास कराया जाता था। यानी ओवरऑल क्या था कि बच्चे बच्चा जैसे हम नॉर्मली बात करें तो पहले अगर बचपन से बच्चों को उच्चारण करना, लेख लिखना, यानी उस पर सुधार नहीं करवाएंगे, शुद्ध उच्चारण करें कैसे करें, सुलेख अच्छे से कैसे लिखें, तो वो बाद में दिक्कत हो जाती है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही इस चीज़ का अभ्यास पहले ही कराया जाता था और सेम यहाँ पर भी था। इस काल में भी वही था, प्राथमिक स्तर पर ये चीज़ें कराई जाती थी। इसके अलावा बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनकी जो कुरान शरीफें हैं, उनकी आयतें, जो भी जीवनियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अरबी फारसी की कविताएं, इसके अलावा अंक गणित भी, जो नॉर्मल लिखना पढ़ना, अंक गणित, पत्र लेखन, बातचीत कैसे करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्राथमिक स्तर पे उस टाइम उन लोगों का पाठ्यक्रम था जिसे पढ़ाया जाता था या बताया जाता था। तो ये हमारा था प्राथमिक स्तर की पाठचर्या पाठ्यक्रम, यानी प्राथमिक स्तर पे क्या क्या चीज़ें उस टाइम थी, किस समय मध्यकालीन भारत में जो मुगल शिक्षा थी उस टाइम। बात करते हैं उच्च स्तर की पाठचर्या पाठ्यक्रम की। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि इस शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम अति विस्तृत था। इस स्तर की पाठचर्या के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता था, लौकिक और धार्मिक। वही बात कि प्राथमिक वाले में तो लो लेवल था, लेकिन उच्च स्तर में आप जब जाते हो तो विस्तृत हो जाता है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो बड़ा हो जाता है। अब नॉर्मल भी देखो, हम पहले सिंपल हिंदी इंग्लिश ऐसे पढ़ते थे, फिर हिंदी इंग्लिश साइंस सोशल साइंस, फिर बाद में आते हैं तो साइंस में भी कई सारे पार्ट, साइंस में आपके बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर उसमें भी जाओ तो फिर फिजिक्स के अलग डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, ठीक है। तो बढ़ता जाता है ना, तो उससे टाइम यहाँ पर भी था। उच्च स्तर की पाठचर्या जो पाठ्यक्रम जो था वो अति विस्तृत था और उसमें 2 भागों में बांटा गया था, लौकिक और धार्मिक। तो लौकिक पाठचर्या में अरबी तथा फारसी भाषाएं एवं उनके साहित्य, अंक गणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया जाता था। आप इसे नॉर्मली एक बार पढ़ लो, आपको थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा, आपको पूरा एक एक लाइन रटने की जरूरत नहीं है। धार्मिक पाठ्यक्रम में क्या था कि धार्मिक पाठ्यक्रम में या पाठचर्या में कुरान शरीफ, इस्लामी साहित्य, इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य, इस्लामी कानून को स्थान दिया जाता था। अकबर बादशाह उदारवादी था, इसलिए उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी। यानी लौकिक में तो आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें थी। धार्मिक वाले में तो धर्म से रिलेटेड होगा, तो इतिहास, जैसे इस्लामी इतिहास क्या है, इस्लामी साहित्य क्या है, आप वर्डों से समझो कि धार्मिक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसमें धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी कि इस्लामी कानून क्या है, सूफी साहित्य क्या है, इस्लामी साहित्य क्या है, इतिहास क्या है। लेकिन अकबर जो था वो उदारवादी नेचर का था, इसलिए उसने कुछ में संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज पहले की होती थी, संस्कृत जो भाषा थी उसकी, या वैदिक जो साहित्य और दर्शन थे उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी मदरसों में ही उसने करवा दी थी, ठीक है। तो ये आपको पाठ्यक्रम क्या था आपका मध्यकालीन भारत में, आपके इस्लाम कालीन शिक्षा प्रणाली की पाठ्यक्रम जो थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं समझा दूँगी, तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर उसका संक्षिप्त वर्णन है, यानी कौन कौन से शिक्षण विधियाँ उस टाइम यूज हुई थी मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत। तो पहला है अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि।
तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। उच्चारण और सुलेख की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती थी। आईनी अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। शिक्षक शिक्षार्थियों को लिखकर दिखाते थे, शिक्षार्थी उसका या उनका अनुकरण करते थे और अभ्यास द्वारा अपना लेख सुधारते थे। उस समय इस स्तर पर रटने, शुद्धोच्चारण और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी कौन कौन सी विधि? अनुकरण, अभ्यास और स्मरण। तो जब प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में क्या था कि उस टाइम जो है तख्ती, स्याही और जो सरकंडी कलम आपने देखा होगा, अगर बहुत बचपन में काफ़ी लोग जानते होंगे, ऐसे लकड़ी होता है उसको हम काट के पतला सा उसका कॉर्नर जो है वो बिल्कुल काट देते हैं, बिल्कुल पतला सा कर देते हैं कलम की तरह, फिर उसको स्याही में डुबो के लिखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा था। तो शिक्षक क्या करते थे, उससे लिख कर बच्चों को दिखाते थे और शिक्षार्थी क्या करते थे, उसको देखते थे, फिर उससे अभ्यास करते थे और अभ्यास कर करके अपना जो लेख था, यानी लिखने का तरीका, अपना जो सब सारी चीज़ें थी, उच्चारण, शुद्धोच्चारण, ये सारी चीज़ें उसको सुधारते थे। तो अगर कोई शिक्षक बता रहा था तो उसको वो रटते भी थे, याद करते थे यानी, और लिखते थे, शुद्धोच्चारण करते थे, सुलेख लिखते थे। तो ये तीनों जो विधियां हैं वो उस टाइम प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा यूज होती थी। तो ये हमारा था पहला। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा है भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि। व्याख्यान, व्याख्या एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसके अंतर्गत दिखेंगे कि उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था। भाषण का विकसित रूप है व्याख्यान, और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर। उस समय मदरसों में सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन तीन विधियों के संयुक्त रूप से ही किया जाता था। देखो, प्राथमिक स्तर पे जब तक आप बच्चों को लिख के बताओगे नहीं, क्योंकि बच्चा उस टाइम चीज़ें सीख रहा होता है, तो उस टाइम उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ें लिख कर बताने की, पढ़ाने की, ठीक है, याद करवाने की। लेकिन जब बच्चा उच्च स्तर में चला जाता है तो उस टाइम भाषण, यानी हम केवल बोल रहे हैं, बच्चों को उससे सुनकर अब सारी चीज़ें मतलब याद करनी है, सुननी है, समझनी है। तो उस टाइम भाषण विधि से ही उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता था। और भाषण में जैसे कुछ टॉपिक आ गया तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था व्याख्यान करना, व्याख्या करना। यानी जब वो व्याख्यान करते थे उसमें, तो व्याख्यान में जो भी चीज़ें आती थी वो उस चीज़ को बहुत विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करते थे, जिससे कि बच्चा अच्छे से उसे समझ जाए। तो मदरसों में जो भी चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसमें इन्हीं तीन विधियों का प्रयोग होता था। तीसरा है तर्क विधि। तो इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। यह तर्क विधि वैदिक कालीन तर्क विधि और बौद्धकालीन तर्क विधि से कुछ भिन्न थी। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण और इस्लामिक सिद्धांतों का विशेष महत्व था। यानी जब हम दर्शन पढ़ाते हैं या तर्कशास्त्र जैसे विषय की बात करते हैं तो उसमें उसका जब शिक्षा प्रक्रिया होती है तो उसमें हम सारी चीज़ों को तर्क के माध्यम से बताते हैं। यानी उसका एक वाजिब जो है वो तर्क होना चाहिए, एक बात सही मतलब तरीका होना चाहिए बताने का, यानी उदाहरण होना चाहिए। तो तर्क विधि के माध्यम से इन जो ये सारे जैसे विषय जो भी होते हैं उसकी शिक्षा उस टाइम दी जाती थी, जिसमें कि प्रत्यक्ष उदाहरण बताए जाते थे, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। चौथा है स्वाध्याय विधि। तो मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने पर खुलकर पैसा खर्च किया और उनके रख रखाव के लिए बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। परिणामतः स्वाध्याय के अवसर सुलभ हुए। यानी पहले क्या था, जो भी मुख्य ग्रंथ होते थे वो उस टाइम के मुगल बादशाह क्या करते थे, उसकी प्रतिलिपि तैयार करवाते थे, हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपि तैयार करवाते थे और उसके बाद उसके रख रखाव के लिए पुस्तकालय भी बनवाते थे। तैयार करवाने के पीछे रीज़न था कि सब लोग जो है वो खुद से उसको जाके पढ़ सकें। जब आप पुस्तकालय की बात करते हैं वहाँ आप जाते हैं, आराम से पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ उस टाइम भी था। वो पुस्तकालय पे जो पैसे खर्च करते थे ताकि बच्चे जाके वहाँ पे खुद से ही उन चीज़ों को पढ़ के सीख सकें। पांचवा है प्रदर्शन प्रयोग विधि। तो यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप है। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा के लिए किया जाता था। शिक्षक सर्वप्रथम यथा वस्तु अथवा क्रिया का प्रदर्शन करते थे, शिक्षार्थी देखते थे और देखकर उनके स्वरूप को समझते थे। इसी प्रकार वो क्रियाएं करके भी दिखाते थे। छात्र उसी प्रकार उन क्रियाओं को करते थे, बार बार करते थे और उनसे सीखते थे। वही जैसे आप प्रयोग के माध्यम से अब सीखते हो, उस टाइम भी सेम वैसा ही था। जो भी प्रायोगिक चीज़ें थी, जो भी कला से रिलेटेड चीज़ें थी, व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें थी, जिसको कि हम क्रिया के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, तो उस टाइम वो चीज़ें भी होती थी। बच्चे क्या करते थे, उसको देखते थे, जैसा अध्यापक करता था वो भी उसी तरह उन क्रियाओं को करते थे और बार बार करते थे ताकि उनका अभ्यास भी हो जाए और वो अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो ये सारी जो विधियां हैं, शिक्षण की विधियां, वो उस टाइम प्रयोग में होती थी। आपको लाइन याद करने की मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूरत नहीं है, आप केवल चीज़ों को समझिए
और आप खुद ब खुद इसको कर लेंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।